मैं आर.के. सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए पूर्णांक के बारे में कुछ जानें। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर, इसको हम धन पूर्णांक भी कर सकते हैं। ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसमें जब शून्य मिला देते हैं तो 0 1 2 3 ये बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ये भी 3 के बाद आगे चलता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। अब पूर्ण संख्याओं में जब हम ऋण पूर्णांक मिला देते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 माने आगे इधर चलता जाएगा बाईं तरफ, ये खत्म नहीं होगा। तो पूर्ण संख्याओं में ऋण पूर्णांक मिला देने पर बन जाता है पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या होती है, शून्य होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये सब का मिला जुला रूप होता है पूर्णांक। शून्य के दाहिनी तरफ होता है धनात्मक पूर्णांक, शून्य के बाईं तरफ होता है ऋणात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा पर अगर हम देखें तो बीच में होता है शून्य। इस प्रकार बाएं तरफ माइनस ये 0 के -1 -2 -3 -4 इस तरह से, और दाहिनी तरफ 0 के 1 2 3 4 5 6 इस तरह खत्म नहीं होगा। इन सभी संख्याओं को पूर्णांक या इंटीगर्स कहते हैं। आइए अब पूर्णांक में चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं, दिशाओं के लिए क्या चिन्ह लगता है उसको हम देखते हैं। देखिए इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया। शून्य के इधर जब होता है तो इधर धनात्मक चिन्ह होता है यानी धन पूर्णांक। शून्य की बाईं तरफ दाएं तरफ हो गया धन, बाएं तरफ हो गया ऋण पूर्णांक। शून्य के ऊपर यानी उत्तर दिशा में धन पूर्णांक, शून्य के नीचे यानी दक्षिण दिशा में ऋण पूर्णांक। ठीक, बाएं तरफ दाहिने तरफ यानी पूर्व दिशा में धन पूर्णांक, बाएं तरफ यानी पश्चिम दिशा में ऋण पूर्णांक। अब यहाँ दिशाओं के लिए चिन्ह हमने लिखा है। पूरब के लिए प्लस का चिन्ह किसके लिए, पूरब उत्तर दाएं ऊंचा और ऊंचाई के लिए, और ऋणात्मक यानी ऋण का चिन्ह माइनस का चिन्ह पश्चिम दक्षिण बाएं नीचा और गहराई के लिए लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब हम लोग आइए कुछ और नियम बताते हैं हम। प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल शून्य होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, +3 एक धन पूर्णांक है, इसके संगत ऋण पूर्णांक ऋण 3 हो गया। इसी तरह से +5 इसके संगत ऋण पूर्णांक -5 हो गया, ऋण 5 हो गया। और जैसे 0 + 0 0, अतः शून्य का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं शून्य ही है। इसी तरह से हर धन पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसका संगत ऋण पूर्णांक होता है। जैसे +3 का योगात्मक प्रतिलोम -3, +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, -3 का योगात्मक प्रतिलोम +3, उसी तरह से -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5। शून्य और प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। ठीक, मतलब शून्य है वो जितना भी ऋण पूर्णांक है उससे बड़ा होगा। कोई भी धन पूर्णांक ले ले वो सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा। अगला नियम देखें, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। आइए देखें, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -5। छोटा पूर्णांक क्या है, 3, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -3। -5 को जब आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो एकदम बाईं तरफ आएगा और उसके दाहिनी तरफ -3 आएगा। इसका मतलब जो बाईं तरफ वाला छोटा होता है उसका मतलब -5 छोटा है -3 से। इससे प्रमाणित हो गया कि बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। आइए पूर्णांकों के कुछ और गुण के बारे में हम जानते हैं। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। -6 +6 दोनों का निरपेक्ष मान क्या होता है, 6, क्योंकि -6 भी की शून्य से दूरी का परिमाण 6 है
और +6 का भी शून्य से दूरी का परिमाण 6 है, माने दोनों 6 ही की दूरी पर हैं, इसलिए इनका जो निरपेक्ष मान है 6। ठीक, निरपेक्ष मान मतलब बिना चिन्ह सहित भी मान हम लिख सकते हैं, और वो उसका परिमाण होता है निरपेक्ष मान, परिमाण या उसका मात्रा। 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है। जैसे कि आप +5 में +5 जोड़ें तो आपको मिलेगा +10। इसी तरह से 2 ऋण पूर्णांक है, मान लीजिए -3 है और +-2 है, दोनों ऋण है, इसलिए आएगा क्या, ऋण पूर्णांक -5। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। आइए पूर्णांक से संबंधित कुछ और क्रियाओं को जानते हैं, कैसे उसका जोड़ और घटाना होता है। अगर संख्याओं का चिन्ह पूर्णांकों का चिन्ह समान है तो उनका योगफल का वही चिन्ह होता है जो उनके चिन्ह होते हैं। धन है तो धन, माइनस है तो माइनस। ठीक, समान चिन्हों के 2 पूर्णांकों के योगफल के लिए जोड़ी जाने वाली संख्याओं के निरपेक्ष मानों को योगफल के पूर्व वही चिन्ह लगा देते हैं जो जोड़े जाने वाले पूर्णांकों का है। विपरीत चिन्हों वाले 2 पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है। जैसे 5 और 3 का अंतर क्या हुआ, 2। फिर कह रहा है कि वही होता है और इसका चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है। परिमाण में बड़ी संख्या क्या है, 5 है, इसका चिन्ह क्या, माइनस, इसलिए माइनस। परिमाण में बड़ी संख्या क्या है, +7 है, इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस। तो जो परिमाण में बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह लगा देते हैं। अंतर अगर शून्य हो तो कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक, आइए पूर्णांक के रूप में कैसे लिखते हैं दिए गए कथन को। 0 से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ये सब हम लोग देख चुके हैं इसके पहले। नीचे के लिए हम लगाते हैं माइनस, लिख देंगे -5 डिग्री सेल्सियस। हो गया। 10 कदम पूर्व के लिए प्लस लगाते हैं, +10 कदम। लाभ के लिए प्लस होता है, हानि के लिए माइनस होता है, लिख देंगे -3.28। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। पूरब के लिए प्लस होता है, पश्चिम के लिए माइनस 18 मीटर का विस्थापन। ऊंचाई के लिए प्लस होता है, निचाई के लिए, गहराई के लिए माइनस होता है, तो यहां पर लिख देंगे 1000 मीटर, ये प्लस लिख देंगे। इसी तरह से आगे हम सवाल आपको बताएंगे। आइए योगात्मक प्रतिलोम के बारे में सीखते हैं। +10 का योगात्मक प्रतिलोम, धन 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हमेशा योगात्मक प्रतिलोम विपरीत चिन्ह का होता है। तो धन 10 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -10 यानी -10। इसी तरह माइनस अगर है तो उसका प्लस हो जाता है। तो -52 का -52 का योगात्मक प्रतिलोम होता है, ऋण की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, ऐसे लिख देंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। आइए अब हम आपको संख्या रेखा पर पूर्णांकों को किस प्रकार प्रदर्शित करना है
उसको प्रदर्शित करके दिखाते हैं। पहला काम आप करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे एकदम सीधी लाइन, उस पर एक एक सेमी पर निशान एकदम स्केल से नाप के चिन्हित करेंगे ताकि उसमें दूरी में अंतर न हो जाए। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ऋण पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन है निरपेक्ष मान के हिसाब से, उसको देखिए। धन पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन है निरपेक्ष मान के हिसाब से। अब ये 9 7 हो गया 16, अगर निरपेक्ष मान जोड़े तो इसका मतलब 16 से 17 18 तक की संख्याएं आ जानी चाहिए। ठीक, अब +7 है तो 7 के आगे एक बढ़ जाइए, इधर 8, एक एक सेल पर आप निशान अंकित आपने कर दिया है। 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तक इस तरह से लिख दीजिए। इसका ध्यान रखना है कि जहां पर निशान आपने अंकित किया है अंक उसी के नीचे आना चाहिए, उसके इधर या उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले करा +4। +4 कहां पर है, यहां पर है, यहां पर निशान बनाइए और यहां लिख दीजिए +4। ठीक है, इसके बाद फिर करा -9। -9 कहां पर है, यहां पर है, इस तरह से निशान बनाइए और यहां पर आप -9 लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद है +7। +7 कहां पर है, यहां पर है, इस तरह से आप निशान बनाइए, +7 यहां लिखिए, ये +7 आपने प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद है -4। -4 कहां पर है, यहां पर है, ये देखिए बाएं तरफ हमेशा माइनस होता है। और ये -4 आपने प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद क्या है -6। -6 कहां पर है, यहां पर है, आपने -6 प्रदर्शित कर दिया। इस तरह से संख्या रेखा पर पूर्णांकों को मैंने प्रदर्शित किया। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। आइए कुछ और सवाल हम जानते हैं। A बिंदु +7 है, देखिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि हम जानते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है। अब कौन सा बिंदु -7 है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बिंदु है, E। तो यहां लिख देंगे बिंदु E -7 है, या खाली बिंदु E लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। बिंदु B किस पूर्णांक को निरूपित करता है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर बिंदु B है, इसका मतलब हम 0 के नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के लिए माइनस, तो ये -1 -2 -3, कौन से पूर्णांक को निरूपित करता है, ऋण 3। बिंदु B का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु B हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 0 के नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इसका विपरीत ऊपर की तरफ होगा, तो ये 1 2 3 ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 यानी +3 यानी C। बिंदु B का विपरीत बिंदु क्या है, बिंदु C। इसी तरह से आप आगे सवाल कर लेंगे। अब अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि दो पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक कैसे लिखना है। पहले आप देखें -3 और +4 है, तो -3 और +4 अगर हम शुरू करते हैं तो -3 के बाद दाहिनी तरफ जाते हैं, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर आप इस तरह से देखें तो ये सब प्लस वाला है, तो -3 को और +4 को छोड़ दें तो इनके बीच के पूर्णांक क्या हो गए, -2 -1 0 1 2 3। ठीक, तो यहां लिख देंगे -3 और 4 +4 के
बीच के सभी पूर्णांक क्या क्या हो गए? -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसी तरह से 0 और 6 के बीच का अगर हम लिखना है तो 0 और 6 छोड़ देंगे, उसके बीच में क्या आएगा? 0 और यहां देखिए आप ध्यान से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 का छोड़ दिया, 6 को छोड़ दिया, बीच में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए हम आपको संख्या रेखा के द्वारा पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखना सिखाते हैं। पहला जोड़ा लिखा है 2 और 5। अब हमको लिखना है क्या? 2 और 5 के बीच में पूर्णांकों का आरोही क्रम क्या है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 है ये और ये है 5। इसके बीच में आरोही क्रम क्या है? 3 और 4। तो यहां लिख देंगे 3, 4। अब -1 और 4 देखिए, ये है आपका -1 और ये है 4। इसके बीच में क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहां क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3। हमको लगता है आप इससे सीख गए होंगे। ठीक है, अब आगे सवाल पर हम चलते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 2 खड़ी लाइनों के बीच में -16 लिखा है। इसका मतलब क्या है? -16 का निरपेक्ष मान, मतलब वो मान जो केवल परिमाण को बताता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू -6 अर्थात -6 का निरपेक्ष मान या +6 का निरपेक्ष मान। दोनों का निरपेक्ष मान मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी परिमाण समान होता है दोनों, क्योंकि 0 से समान दूरी पर है। 6 की दूरी, 6 मात्रक की दूरी पर है, इसलिए 6। तो यहां पर इसका निरपेक्ष मान क्या हो गया? 16। और यहां 0 का निरपेक्ष मान क्या हो गया? 0। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। आइए पूर्णांकों का पूर्ववर्ती हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको जानते हैं। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए संख्या में से हम 1 को माइनस कर देते हैं या उसमें -1 जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया? इसका पूर्ववर्ती। इसी तरह से 0 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 0 का। +-1 यानी इसका पूर्ववर्ती हो गया -1। 7 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 7 +-1, इसका मतलब 6 हो गया पूर्ववर्ती। अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं उत्तरवर्ती के लिए। आइए पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कैसे करना है। किसी पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए हम उसमें +1 जोड़ देते हैं।
तरह से आ जाएगा। फिर 0 का हम जानते हैं कि इसमें बड़ी संख्या माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। जीरो प्लस 1, अब क्या गया? 0 का उत्तरवर्ती प्लस 1, 8 का उत्तरवर्ती आठ में प्लस 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़े क्या हो गया? 9, 8 का उत्तरवर्ती 9। इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। आइए ये सवाल हम हल करके देखते हैं। तापमान में परिवर्तन कैसे ज्ञात करना है? तो पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट में तापमान में परिवर्तन जब भी निकालना होता है हमेशा अधिकतम तापमान में से न्यूनतम तापमान घटाते हैं। अब अधिकतम तापमान क्या हो सकता है? दोपहर का, और रात का तापमान तो कम हो जाता है, तो दोपहर का तापमान में से हम घटा देंगे रात का तापमान। दोपहर का तापमान क्या है? 0 से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस 20 लिखेंगे। जो अधिक होता है उसके लिए प्लस होता है, तो प्लस 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको छोटे में हम सी भी लिख सकते हैं। फिर माइनस करना है। अर्धरात्रि का तापमान क्या है? 0 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, तो कम के लिए माइनस करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं -3 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 23 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सवाल हल हो गया। ठीक, फिर अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। आइए एक सवाल और हल करते हैं। सवाल में है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था और 348 ईसा पूर्व में वो दिवंगत हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो हम वो आयु जिस वर्ष में वो दिवंगत हुए वो आयु पहले लिखेंगे और उसमें जिस वर्ष में उनका जन्म हुआ उसको घटा देंगे। ठीक, तो 348 ईसा पूर्व ये दिवंगत हुए हैं, तो पूर्व के लिए क्या? -348। ठीक, फिर जब जन्म हुआ माइनस लिखे, फिर जन्म जब हुआ, या ऐसे पहले लिख लें मृत्यु वर्ष माइनस जन्म वर्ष। मृत्यु का क्या है? 348 ईसा पूर्व, ईसा से पहले, इसलिए माइनस लगा दिए। फिर जन्म वर्ष क्या है? 429 ईसा पूर्व, ये भी पूर्व है इसलिए -429। लेकिन जब दिशा के लिए आता है पूर्व तो उसका मतलब प्लस होता है। आयु के लिए, वर्ष के लिए पूर्व जब आएगा तो माइनस होता है। ठीक है, -348 वर्ष। ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 429 वर्ष। अब आप घटा दीजिए, 429 में से 348 घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 4 गया 8, यानी कितने वर्ष जीवित रहे? +81 वर्ष। प्लेटो कितने वर्ष जीवित रहे? 81 वर्ष जीवित रहे। इसी तरह से आप आगे सवाल हल कर लेंगे। उसमें
उसमें आगे के सवाल में जब गहराई वाला बिंदु आएगा या नीचे जब जाएंगे तो उसके लिए माइनस हो जाएगा, ऊंचाई वाला जो बिंदु आएगा उसके लिए प्लस हो जाएगा। आप हल कर लेंगे। ठीक, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, जय हिंद, जय भारत।